खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से रूबरू करताएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद हैं, वहीं राजस्थान के जयपुर से अरविंद पलावत हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनमोहन जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, हम सीधे पंकज से पूछते हैं। पंकज, आज सावन की शुरुआत भी हो चुकी है, पहला सोमवार है, तमाम भक्तों का तांता भी नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ जहां क्राइम की खबरों में भी आजकल सबसे ज्यादा रुख देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी आज? देखिए, जहाँ तक सावन की बात है तो आज भगवान भोलेनाथ का जो महीना सावन विशेष तौर पे मास माना जाता है, श्रावण की आज से शुरुआत हुई। खास बात यह है कि सोमवार से शुरुआत हुई और श्रावण का जो अंतिम दिन होगा, जो अंतिम तिथि होगी, वो भी सोमवार होगा और इस पूरे महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। तो एक तरीके से सावन भी भगवान भोलेनाथ के लिए और ये महीना भी विशेष है क्योंकि 5 सोमवार भी पड़ रहे हैं, चाहे शुरुआती दिन हो या फिर लास्ट दिन हो। इसके साथ साथ जो भक्तगण है वो सुबह से मंदिरों में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कोरोना संकट काल को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा चलती थी गंगा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। उन लोगों से बातचीत करने के बाद सरकार ने तीनों राज्यों का निर्णय लिया, लेकिन जो मंदिर है उनको खोला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क और सैनिटाइजर की बाकायदा उसकी व्यवस्था है, उसको बाहर सैनिटाइज करने के बाद प्रवेश करने दिया जा रहा है। मंदिर जो प्रतिमा है उसका स्पर्श न हो, उसके लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। हालांकि आज चूंकि पहला सोमवार था, अद्भुत सहयोग, मैंने पहले ही कहा कि 5 सोमवार पड़ रहा है फर्स्ट और सेकंड में। इसके साथ साथ आज पहले दिन से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से बारिश भी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में हो रही है। तो भक्तगण सुबह से मंदिरों में लगातार बारिश के बावजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस बार कुछ लंबी लाइनें लगी। उसका कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जल चढ़ाने में थोड़ा समय और लगता है क्योंकि उसका पालन जब एक व्यक्ति जल चढ़ाने के बाद निकल जाता है तब दूसरे को फिर अनुमति दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चाहे बनारस में हो, चाहे बाराबंकी में जो देवा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, या अयोध्या में नागेश्वर नाथ, या लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर, अलग अलग जिलों में लगातार जो भक्त हैं वो सुबह से रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इन दिनों 4 दिनों से बीते विकास को लेकर के सिर्फ पुलिस एक पहलू बनता नजर आ रहा है। पुलिस अभी तक उसका न तो सुराग ढूंढ पाई है। जो 8 पुलिसकर्मियों को मुठभेड़ में गोली मारी थी वो और उनके साथियों को, खबर यह है कि एमपी के साथ साथ राजस्थान विकास जा सकता है, खास करके भिंड और मुरैना पे यूपीएसटीएफ की नजर है, लेकिन अभी भी उसकी कोई भी लोकेशन या कोई जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो अपने को हाईटेक पुलिस कहती थी, उसको हाथ नहीं लगी है। हाँ, खबर यह है कि एक कुछ शब्द जो पुलिस चौबेपुर थाने के साथ साथ जो तीनों थाने की पुलिस छापेमारी करने गई थी उस पे भी शक की सुई घूमी है, क्योंकि सूचना लीक हुई, क्योंकि वो पहले से अलर्ट था, तीनों तरफ से घेराबंदी करके उसने मारा। तो ये जानकारी पुख्ता है, किसी ने उसको सूचना दी, सूचना किसने दी ये अभी पुलिस नहीं कर रही है। हालांकि शुरुआती दौर में जो चौबेपुर थाना है, जो संबंधित थाना क्षेत्र में छापेमारी जहाँ की गई थी, उसका घर जिस थाने क्षेत्र में आता था उसको निलंबित किया गया, लेकिन निलंबित करने का कारण जो वहाँ के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया वो ये
ये नहीं बताया कि सूचना उन्होंने लीक की। उन्होंने ये कहा कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया, क्योंकि संबंधित थाने के अध्यक्ष थे, उनको आगे चलना चाहिए। जब गोली चलने लगी तो पीछे पीछे निकल आए, उसके बाद वो वहां से भाग गए, उन्होंने फायरिंग नहीं की, जिससे उनके साथी और उनके जो अधिकारी थे उनकी मौत हुई। तो इस कारण उनको लापरवाही, कर्तव्यों का निर्वहन और अपने जो कर्तव्य था उसका पालन न करने के कारण उनको निलंबित किया गया है। लेकिन कई ऐसे पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी हैं जो कॉल डिटेल्स जो फोन बरामद हुए उस पर रडार पे हैं, बातचीत हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक उस मामले में ना तो कुछ बोल रही है और बोलने से उस पूरे मामले में कतरा रही किस अधिकारी से बात हुई। बार बार पुलिस ये कह रही है कि हाँ बात हुई है तो किसने बात की ये भी पुलिस नहीं बता रही है, और ना ऐसे पुलिस अधिकारी या जो पुलिस कांस्टेबल है, ये जो भी है, उन पर कार्रवाई होती इस तरीके की नजर नहीं आ रही। जी। दूसरी तरफ उसका मकान विकास का घर ढहा दिया गया कि उसकी दहशत से वो वापस आ जाएगा, लेकिन घर ढहाने के बाद भी वापस नहीं आया। सवाल उठने लगे घर किस तहत पुलिस ने उसका गिराया, किस कानून के तहत, क्या नोटिस दी या अवैध था या कुछ और कारण। जब सवाल उठने लगे तो कल आईजी ने बयान दिया कि उसमें असलहा थे। हालांकि उस असलहा थे तो अब ये सवाल उठने लगे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। दूसरी तरफ जो लखनऊ में उसके भाई का घर था उस पर भी शिकंजा कसने लगा। एलडीए कल नापी की है और वो देखा कि इलीगल है या लीगल है, क्योंकि उसको गिराने का भी दबाव है, लेकिन अभी उसको नोटिस नहीं दी गई है। दूसरी तरफ उसके भाई के पास उत्तर प्रदेश में जो यूपी बीजी नंबर होता है, यूपी 32 बीजी, जो बीजी सीरीज की गाड़ियां होती है वो सरकारी होती है, और उस जिस अम्बेसडर से चलता था वो उत्तर प्रदेश सचिवालय राज संपत्ति की थी। हालांकि नीलामी के दौरान ऐसी गाड़ियां बेची जाती है, लेकिन वो गाड़ी किसी तीसरे व्यक्ति से उसने ली थी और उसकी कल एफआईआर कृष्णानगर थाने में हुई है। धमकी के साथ साथ रिश्वत मांगने का और कई अन्य मामले को लेकर के आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके भाई की भी खोजबीन की जा रही। दोनों गाड़ियों को पुलिस अपने थाने में ले आई है कि उस गाड़ी को कैसे पाई। जांच करने के बाद ये हुआ कि जो तीसरे व्यक्ति ने नीलामी के दौरान ली थी उससे धमकी देकर के वो गाड़ी ली, उसका मुकदमा दर्ज होगा। शिकंजा चारों तरफ से कसा जा रहा, पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ सिर्फ असफलता है। बिल्कुल, पुलिस के हाथ अभी असफलता है। लगातार इतने घंटे बीत गए, इतने दिन बीत जा रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास दुबे का पता नहीं चल पाया है। बहरहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो हर खबर पर जनतंत्र टीवी के रिपोर्टर्स की पैनी नजर है। अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ मनमोहन मौजूद है। मनमोहन से जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन कितना अहम रहने वाला है। मनमोहन। देखिए रितु, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है एवं कोरोना के कहर में कल ही 46 नए मरीज मिले हैं और 46 नए मरीज मिलने के साथ राहत की खबर यह है कि 52 मरीज डिस्चार्ज हुए। मतलब जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और आंकड़े बढ़ने के हिसाब से यहाँ पर रिकवरी परसेंटेज भी बढ़ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के संकट में जो इलाज हो रहा है और जिस तरीके से प्रशासन सरकार नजर बनाए हुए है और हर पहलू पर इलाज हर जिला मुख्यालय में भी चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में अभी आंकड़ा 3200 के पार हो चुका है, जो काफी चिंता का विषय है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर रिकवरी हो रहा है वह राहत की खबर है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो जिम संचालक है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है एवं निशर्त उनकी जो सेवाएं हैं शुरू करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। क्योंकि जो जिम संचालक है 3 महीने से उनकी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति काफी कमजोर है और उसे देखते हुए सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है एवं जो जिम है जिम को संचालन करने के लिए आग्रह किया है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से निगम एवं मंडल में नियुक्ति होनी है और निगम मंडल के साथ संसदीय सचिव की भी नियुक्ति होनी, तो इस संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर बीजेपी लगातार यहाँ पर विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कांग्रेस पर यहाँ पर बयानबाजी का दौर शुरू कर रही है और लगातार वो आरोप लगा रही है। क्योंकि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और जब विपक्ष में कांग्रेस था, उस समय कांग्रेस ने जब संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई तो कांग्रेस ने उसे गलत ठहराया था एवं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और कल ही एक बयान आया है, बीजेपी ने एक बयान दिया है कि जो संसदीय सचिव की नियुक्ति हो रही है वह सफेद हाथी की तरह है। तो उसे उसका जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब संसदीय सचिव की नियुक्ति सफेद हाथी की तरह है तो आप लोगों ने संसदीय सचिव को इतने दिन क्यों पाला। ये सबसे बड़ा राजनीति छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है और घमासान है। क्योंकि अब निगम मंडल एवं संसदीय सचिव की नियुक्ति होनी है, इसे देखते हुए राजनीति तेज है और आगामी दिनों में
मरवाही उपचुनाव भी होने हैं। मरवाही उपचुनाव को देखते हुए यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो जोगी जी के पार्टी है, हालांकि जोगी जी नहीं रहे लेकिन उनके सुपुत्र इसमें दावेदारी कर रहे हैं और उनके सुपुत्र अमित जोगी मरवाही पे चुनाव लड़ेंगे दमखम के साथ। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि दो उपचुनाव हुए हैं प्रदेश में, दो उपचुनाव में कांग्रेस भी जीत दर्ज की है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस का है। वहीं बीजेपी भी यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर शुरू कर रही है और बीजेपी का यहाँ पर दावा है कि बीजेपी यहाँ से वर्तमान में 4 दावेदार मरवाही से खड़े हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में मरवाही को लेकर एवं संसदीय सचिव एवं निगम मंडल को लेकर यहाँ पर घमासान राजनीति देखी जा रही है। हालांकि कोरोना काल है। चौथी बात बता दूं कि जिस तरीके से कल से प्रदेश भर में बस संचालन शुरू हुई है, लेकिन कल 10% बस ही प्रदेश में चली, लेकिन 10% बस में जिस तरीके से यात्री को आने का उम्मीद था, बस संचालक जो उम्मीद लगाए थे वह बिल्कुल नहीं दिखी, क्योंकि प्रदेश में कोरोना का संकट गहराया हुआ है और जो यात्री हैं उन्हें डर सता रहा है। इसलिए बस में कल गिने चुने लोग ही बस का सफर किए, क्योंकि कोरोना के संकट के मद्देनजर लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी मौसम का हाल है, लगातार हर क्षेत्र में बारिश हो रही है, किसान के चेहरे खिले हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है एवं जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय से गांव का संपर्क भी टूट गया है। इसके तहत बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो जिस तरीके से अभी प्रशासन सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ वासियों की छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदेगी। गोबर खरीदने के साथ नया एक यहाँ पर नियम लागू किया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो संस्थान है, संस्थानों में यहाँ पर मुनगा के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये अनेक खबर पर आज छत्तीसगढ़ में हमारी नजर रहेगी ऋतु। और इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो राजनीति है, राजनीति मंडल एवं निगम मंडल के साथ संसदीय सचिव एवं मरवाही पर राजनीति घमासान तेज है। ठीक है मनमोहन, राजनीतिक घमासान छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम का मिजाज भी बदला है, किसानों के चेहरे खिले हैं, तो कई जगह आफत के लिए यह आफत भी साबित हुई है बारिश। फिलहाल इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको अन्य राज्यों से रूबरू कराएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार रिपोर्टर्स लाइव हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हर राज्य में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और लगातार अपने राज्य की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में जहां एक तरफ बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, लोग परेशान हैं, साथ ही साथ अन्य चीजें राजनीतिक भी गरमाई हुई है। सीधे श्रीकांत से पूछते हैं। श्रीकांत, आज के दिन बिहार में कितना खास रहने वाला, चूंकि आज सावन का सोमवार भी है। आप कल गंगा घाट गए थे, तस्वीरें भी कल गुरु पूर्णिमा पर देखने को मिली थी। आज की तस्वीरों की बात करें, आज सोमवार है और सावन की शुरुआत भी आज से। इसके साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, लोग परेशान भी है, नदियां उफान पे भी है। क्या कुछ तमाम बड़ी खबरें? बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ गया है और इस वजह से कई जिलों में कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बन गए हैं। मधुबनी जिला में तो 3 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन जिला प्रशासन ने लगा दिया है और पटना में बहुत भयानक रूप ले चुका है कोरोना का संक्रमण। पटना में 1100 के आसपास संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। पटना में 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और उन इलाकों में ज़रूरत की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं वैसे ही दुकानें खुली रहेंगी और कोई घर से नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। केवल बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी खरीद के लिए दुकानें खुली रहेंगी और उसके लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। तो पूरे 83 कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शिवालयों में आज जल चढ़ाने पर रोक है। तो पटना में कहीं भी किसी मंदिर में कोई जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकता है, जल नहीं चढ़ा सकता है। तो कोरोना के संक्रमण का असर दिख रहा है सावन के महीने पर। सावन के महीने की शुरुआत आज सोमवार से हो रही है। आज पहली सोमवार है, बड़ा ही खास दिन था। ऐसा संजोग बहुत कम आता है कि सावन जिस दिन शुरू हो उसी दिन सोमवार हो, तो बहुत रौनक रहती। लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से पटना समेत कई जिलों में मंदिरों के दरवाजे बंद हैं और वहां पर जल अभिषेक पर रोक है। और दूसरी खबर यह है कि कोरोना के संक्रमण के खतरे में आ गए हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी, क्योंकि IGIMS के डायरेक्टर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके साथ एक दिन पहले उन्होंने मीटिंग की थी और मीटिंग करीब 3.5-4 घंटे तक चली थी। तो अब स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के रडार पर आ गए हैं। आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी सब कोरोना टेस्ट करा चुके हैं। अब बारी है मंगल पांडे की, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी खतरनाक रूप लेता जा रहा है
और दूसरी तरफ बिहार में चुनाव की तैयारी भी परवान चढ़ रही है। चुनाव आयोग लगातार चुनाव की तैयारी में जुटा है। सभी पार्टियां लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर फिर से साइकिल मार्च किया, सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के घटक दल आरएलएसपी के 3 नेताओं की कमेटी पहली बार सीटों की संख्या पर या सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी दफ्तर पहुंची जगदानंद से बातचीत करने। तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ आरएलएसपी की बातचीत शुरू हो गई है सीटों की संख्या को लेकर, लेकिन जीतन राम मांझी पॉलिटिकल क्वारंटाइन में चले गए हैं क्योंकि आरजेडी की तरफ से उनको भाव नहीं दिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी उनके लिए कुछ खास कर नहीं पा रही है और जेडीयू से जो उनकी बातचीत चल रही है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं और कोरोना टेस्ट कराने के बाद माना जा रहा है कि वो 14 दिनों तक आगे भी नहीं मिलेंगे। तो पॉलिटिकल क्वारंटाइन में है जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार क्वारंटाइन में है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक जो गलियारा है उसमें चर्चा है कि अब यशवंत सिन्हा क्या करेंगे, क्योंकि यशवंत सिन्हा जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं कल पटना पहुंच गए हैं। वो तीसरा मोर्चा बना चुके हैं, लेकिन इस तीसरे मोर्चे में वैसे ही नेता शामिल हैं जिनको न तो एनडीए में जगह मिली है और न ही महागठबंधन में। ये नेता किस हद तक बिहार के चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यशवंत सिन्हा का कहना है कि नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को बचाना है और इसी नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पटना में हैं यशवंत सिन्हा, सभी छोटे छोटे दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। मुकेश सहनी को भी लाने की कोशिश की थी थर्ड फ्रंट में, लेकिन मुकेश सहनी को लालू यादव ने अपने साथ कर लिया है। तो अब तीसरा जो मोर्चा बन रहा है उसकी तस्वीर क्या होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। पप्पू यादव उसमें जा सकते हैं क्योंकि पप्पू यादव हमेशा एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। पप्पू यादव का रिश्ता तेजस्वी यादव से भी ठीक नहीं है, तो कहीं उनको जगह मिलने वाला नहीं है। ऐसे में तीसरे फ्रंट में पप्पू यादव जा सकते हैं, लेकिन अभी तक स्वरूप क्लियर नहीं है कि थर्ड फ्रंट का क्या स्वरूप होगा। जब स्वरूप क्लियर होगा तब पता चलेगा कि बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है। ठीक है श्रीकांत, जिस तरीके से आपने बड़ी खबरें बताई कि कई बड़ी खबरें इस वक्त आज बिहार के लिए है, कई बड़ी खबरों पर हमारी नजर भी रहेगी। अब आपको सीधे राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान से जयपुर से हमारे साथ अरविंद पलावत मौजूद है। अरविंद, बिना कुछ कहते हुए आज की बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी। आंकड़ा है वो 200 और उसके बाद सीधे 132 जो मामले हैं वो बीते 24 घंटों में मिले। इसके बाद जो आंकड़ा बढ़कर है वो 20,164 राजस्थान में हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर दिखाता है कि जिस तरह से अनलॉक के अंदर काफी कुछ ढील दी गई, वहाँ पर जो लगातार जो पेशेंट है उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। 20,000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर आते हैं और एक्टिव केसेज की यदि बात करें तो एक्टिव केसेज भी बढ़ रहे हैं जी। के आसपास एक्टिव केसेज है वो राजस्थान में यहाँ हो चुके हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंडिकेशन यहाँ पर है कि यदि आप सतर्कता नहीं बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3580 के आसपास जो एक्टिव केसेज है वो राजस्थान में। इसके साथ ही दूसरी बात करें सावन की, तो आज जो सावन शुरू हो चुका है, सावन का पहला सोमवार भी आज है, लेकिन राजस्थान के मंदिर हैं, जो अन्य जो धार्मिक स्थल है उनको फिलहाल नहीं खोला गया। हालांकि ग्रामीण इलाकों के जो छोटे मंदिर है जहाँ पर प्रतिदिन 50 से कम लोग आते हैं तो ऐसे ही मंदिर खोले गए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की यदि बात करें या नगर निकाय क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर फिलहाल जो मंदिर है वो अभी नहीं खुले हैं। मंदिर ऐसी स्थिति में जो श्रद्धालु है वो अपने घरों पर ही पूजा पाठ कर रहे हैं, घरों पर ही जो भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं और उनसे मनोकामना मांग रहे हैं और मनोकामना पूर्ति की इच्छा है वो यहाँ पर जता रहे हैं। क्योंकि देखिए राजस्थान में लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया उसके बाद में जो देश के अन्य राज्य वहाँ पर आज दिन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, लेकिन राजस्थान में धार्मिक स्थलों को नहीं खोला गया और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धर्मपूर्वक तक बैठक और धर्मगुरुओं पर इस डिसीजन छोड़ा कि आखिर क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो काफी मंदिर है जयपुर के, उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि 15 अगस्त के बाद ये बड़ी चीज है कि जो आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में आकर के भक्त जो है वो जल यहाँ पर नहीं चढ़ा पा रहे। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी, उनको पिछली जो लिस्ट आई थी 103 IAS की, उसमें उनको हटा दिया गया था और उनके लिए राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव लगा दिया गया था। ऐसी स्थिति में एक बड़ी चीज ये आ रही थी सामने कि आखिर मुख्य सचिव को क्यों हटाया गया जिनका 3-4 महीने बाद रिटायरमेंट था। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अपने राज्य से रूबरू कराने के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।